नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। नई टीम, गोल सेट, 27 में हैट्रिक टारगेट। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि देखिए, योगी सरकार का जो कैबिनेट में फेरबदल हुआ वो आपने देख ही लिया। अब संगठन की बारी थी, तो संगठन में भी अब नई टीम गठित कर दी है पंकज चौधरी ने, और इसी नई टीम की जिम्मेदारी है फिर से हैट्रिक लगाने की, क्योंकि संगठन बीजेपी के लिए माना जाता है मजबूत है। तो आज यही मुद्दा रहने वाला है, ये टीम क्या हैट्रिक लगवा पाएगी? इस टीम में जो 27 का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो सफल हो पाएगा? तो आज इसी बार हम बात करने जा रहे हैं। 2027 के महासंग्राम की तैयारी शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश बीजेपी ने नई टीम की घोषणा की, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। 9 उपाध्यक्ष नए, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ पार्टी ने अपने चुनावी मिशन को नई धार देने की कोशिश की है। और इसमें कई नाम ऐसे हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। एक है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं विधायक पूजा पाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। यानी नई टीम में 2027 की रणनीति का ब्लूप्रिंट दिख रहा है और इन नई नियुक्तियों के जरिए बीजेपी ने अनुभव, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने का संदेश देने का प्रयास किया है। लेकिन सवाल यही है, क्या सोशल इंजीनियरिंग 2.0 का ये फॉर्मूला बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाएगा या फिर विपक्ष इस नई बिसात को पलटने में कामयाब होगा? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिएगा। मिशन 27 यूपी में संगठन की सर्जरी। जाति प्लस जोन, जीत का प्लान फिक्स। 2027 का रण बस कुछ महीने दूर है, लिहाजा बीजेपी ने अभी से अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। योगी कैबिनेट विस्तार के बाद अब यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा ऑपरेशन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन का नया चेहरा सामने आ चुका है। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, यानी पूरी संगठनात्मक मशीनरी को नए सिरे से तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में तमाम जातिगत समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। सूची में जहां नीरज सिंह, पूजा पाल जैसे नामों की एंट्री हुई है, तो वहीं विजय बहादुर पाठक, संतोष सिंह और पंकज सिंह जैसे बड़े नामों को आउट भी किया गया है। और इस टीम को देखकर साफ समझ आता है कि बीजेपी का फोकस सिर्फ संगठन नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी जीत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना है। लिहाजा जाति का गणित, जोन का संतुलन, महिलाओं की भागीदारी और पीडीए की काट, सब कुछ इस नई टीम में दिखाई देता है। बीजेपी ने सबसे पहले जातीय समीकरण साधने पर फोकस किया। उपाध्यक्षों की सूची उठाकर देखी। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्ण जातियों के साथ साथ ओबीसी और दलित समुदाय का खास ख्याल रखा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4 ठाकुर जाति से उपाध्यक्ष बनाए, तो ओबीसी समुदाय की अलग अलग जातियों से 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से 3, वैश्य समुदाय से 2 और 2 दलित समाज के नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है। बीजेपी का संदेश साफ है, सिर्फ सवर्ण नहीं, सिर्फ ओबीसी नहीं, सिर्फ दलित नहीं, बल्कि हर वर्ग का संतुलित प्रतिनिधित्व, ताकि कोई भी सामाजिक समूह खुद को उपेक्षित महसूस न करे। लेकिन बीजेपी की रणनीति सिर्फ जाति तक सीमित नहीं, अब बात जोन की है। पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर। यूपी बीजेपी के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में नए क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम में गुर्जर चेहरा, ब्रज में लोध नेतृत्व, कानपुर में वैश्य समीकरण, अवध में ब्राह्मण, काशी में ओबीसी, गोरखपुर में भूमिहार प्रतिनिधित्व, यानी क्षेत्र के हिसाब से जाति प्रभाव का पूरा गणित साधने की कोशिश। हमारे सभी सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र के सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा गया है और निश्चित रूप से ये टीम माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2027 के चुनाव में अपार सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलाएगी। संगठन के एक एक कार्यकर्ता को नीचे से ऊपर तक गति देने का, समन्वय देने का, संतुलन देने का, सक्रिय करने का, सहयोग लेने का, सहयोग देने का, ये क्रम जब लेके चलेंगे तो भाजपा एक विशाल राजनीतिक दल है। पिछले बार हम जितने मतों से सरकार में आए हैं, इस बार उससे अधिक प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मेरा मन है।
बीजेपी की नई टीम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, विधायक पूजा पाल और सुरेश राणा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी जानती है 2027 की लड़ाई सिर्फ लखनऊ से नहीं जीती जाएगी, बल्कि हर क्षेत्र के स्थानीय समीकरणों को साध कर ही जीत का रास्ता निकलेगा और इसलिए संगठन में जोनल बैलेंस पर खास ध्यान दिया गया है। बीजेपी ने संगठन की सर्जरी करके चुनावी मशीन को रीसेट कर दिया है। अब देखना होगा क्या जाति और जोन का ये फॉर्मूला बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाता है या फिर विपक्ष इस नए समीकरण को चुनौती देने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे कि आखिरकार 27 में हैट्रिक टारगेट जो लेकर चल रही है बीजेपी, जो नई टीम गोल सेट कर दिया है, कैबिनेट में आपने देखा चीजें बदलाव भी हुआ, उसका कितना फायदा होता है। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे? एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ भी गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका त्यागी जी। हमारे साथ मुफ्ती ओसामा नदवी AIM नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव वदूद राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़े। राजीव रंजन साहब जल्दी से एक प्रतिक्रिया दे दीजिए, ये टीम, इसका संतुलन क्या आप देखते हैं कि ये टीम 2027 का जो गोल सेट किया है उससे हासिल करने में सक्षम दिखती है आपको? देखिए 7 महीने बाद पंकज चौधरी जी अपनी टीम बनाने में सफल रहे हैं। टीम बनाने में जाति संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया गया है और एक तरह से कहेंगे तो संतुलित टीम है भी। कुछ पुराने अनुभवी लोगों को भी इसमें रिटेन किया गया है और साथ में नए लोगों को लिया गया है। लेकिन कुछ कुछ बिंदुओं पे हमको आपत्ति है, जैसे कि पूजा पाल का जो चयन हुआ। पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी संगठन में या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कहीं कोई उनकी भूमिका कभी रही नहीं। अचानक वो पार्टी में आई और उनको पार्टी में लेकर किसी रणनीति की वजह से लिया गया होगा, लेकिन संगठन में नियुक्ति में सांगठनिक लोगों को रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो क्या ऐसा तो नहीं जैसे कैबिनेट में राजीव रंजन साहब, क्योंकि उनका कैबिनेट में नाम चल रहा था और कैबिनेट में जगह नहीं दे पाए, तो कम से कम सोचा कि यहाँ एक जगह दे के उनको शांत कर लिया जाए। एक पाल समाज का भी ठीक ठाक वोट होता है ना। हाँ, निश्चित तौर पे कंपनसेटरी ग्राउंड पे ही हुआ है, क्योंकि चुनाव अभी होना है। चुनाव में एक मैसेज भी देना है, उनको दूसरी पार्टी से लाया गया, उनको कुछ देना था, ये बात आपकी सही है। लेकिन संगठन की दृष्टि से कोई व्यक्ति अगर भाजपा या फिर संघ के किसी अनुसांगिक संगठन में काम किया हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात कि ब्राह्मण चेहरा एक सोअर और पार्टी लाती तो शायद और बढ़िया एक पसंद बनता। 7 ब्राह्मणों को पूरे संगठन में स्थान दिया गया है, लेकिन कोई एक सोवर युवा चेहरा अगर लाती तो शायद और अच्छा मैसेज जाता, ऐसा मुझे लगता है। रोहित मिश्रा का एक चयन जो युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में हुआ, एक अच्छा चयन हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और एक निश्चित तौर पर युवाओं को जोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कुल मिला के संगठन बैलेंस है, संगठन में जाति संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन है, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था। चलिए एक बार राजीव वदूद साहब आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं इस पूरी टीम को? और इस टीम का मुकाबला है समाजवादी पार्टी की टीम से और मिशन है 2027 का टारगेट। आपको लग रहा है ये टीम टक्कर दे पाएगी, हैट्रिक बन पाएगी? क्योंकि उधर पीडीए का फॉर्मूला। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए आज बीजेपी ने अपना संगठन डिक्लेयर कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति दिसंबर में हुई थी। दिसंबर में लगभग 6 महीने हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है ये बहु प्रतीक्षित जो है मुद्दा था और शायद बंगाल चुनाव के चलते आला कमान नहीं फैसला कर पा रहा था, इसलिए नहीं डिक्लेयर हुई, लेकिन अब डिक्लेयर हो गई है। लेकिन देखिए ये बात तो समझनी हमको चाहिए कि संगठन चाहे समाजवादी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, ये सिर्फ तथ्यात्मक रूप से ये एक बैलेंस दिखाने का जरूर जो है प्रयास होता है संगठन में विभिन्न प्रकार के लोगों को लेकर के या संतुलन बना के जातिगत। लेकिन देखिए आज के समय में राजनीति पूरी तरीके से आइडेंटिटी ओरिएंटेड हो चुकी है। चुनाव जब होगा तो वो होगा मोदी जी के नाम पर या योगी जी के नाम पर। अब संगठन
ऐसे ही अखिलेश की यहाँ अगर देखें, समाजवादी भी देखें तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इन्हीं के नाम पर चुनाव होता है, प्रत्याशी कोई भी हो। और क्षेत्रीय स्तर पे कुछ नेता होते हैं, अग्रणी नेता होते हैं, वो उसको देखते हैं या अपने लोगों को संगठन में डालते हैं। ये बेसिकली संगठन जो है नेताओं के वर्चस्व का सूचक होता है कि किस नेता के कितने लोग संगठन में हैं। ये बात तय करता है कि किस नेता का कितना प्रभाव है। अब ये तो आने वाले 1-2 दिन के बाद पता चलेगा कि भाई इसमें केशव मौर्य के कितने लोग हैं, योगी जी के कितने लोग हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए संगठन मायने उतना नहीं रखता, और खासकर बीजेपी के केस में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वोट तो खालिस या तो मोदी जी के नाम पे पड़ेगा या योगी जी के नाम पे पड़ेगा, या जो उनका स्तर ग्राउंड रूट, ग्रास रूट के ऊपर जो पन्ना प्रमुखों का जो पूरा एक जाल है, वो व्यवस्था जो है चुनाव जिताती है। और ये संगठन तो केवल और केवल एक तथ्यात्मक रूप से विशेषज्ञों के सामने एक संगठन का स्वरूप रखा जाता है, ताकि कोई लांछन ना लगाए कि किसी जाति का उत्पीड़न हो रहा है या उसी जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। चले, ठीक है राजीव बहादुर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी भी हैं। त्यागी साहब, पहले रिएक्शन आपका भी लूंगा, फिर लेता हूं पहले, क्योंकि एसएन सिंह साहब से ही वो भी जान लेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सर ठीक है, ये आप यही कहेंगे कि ये संगठन है, पार्टी है, उनका अंदरूनी मामला, लेकिन इसी संगठन से आपकी है टक्कर, आपकी और आपकी सहयोगी पार्टी की, कैसे देखते हैं आप सर? निश्चित तौर पर संगठन का मामला जहां तक है वो भाजपा का मामला। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि संगठन है इनका, अपने अपने संगठन को मजबूत बताते हैं, सरकार इनकी है, ये बताते हैं कि इनके मंत्री बहुत मजबूत है, काम कर रहे हैं, विधायक काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूत संगठन और मजबूत सरकार के बावजूद मुद्दा क्यों बदलना पड़ता है एजेंडे का? हर बार चुनाव में नए नए वादे क्यों करने पड़ रहे हैं? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ भाजपा के हमारे जो साथी है उनसे पूछना चाहता हूं कि संगठन आपने बदल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सामाजिक न्याय से इनको सरोकार है? क्या आप किसान की एमएसपी देने की जो बात करते हैं, क्या ये उस पर लड़ रहे हैं? क्या पर्चा लीक पर, नीट के एग्जाम पर क्या कुछ सवाल है? महिला सम्मान पर क्या कुछ सवाल ये पूछते हैं? अरे नहीं त्यागी साहब, अभी देखिए वो तो मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं। अभी आप ये बताइए ना, अब इनकी जो नई टीम बनी है, अभिमन्यु त्यागी जी, अब जो नई टीम बनी है, आप इस टीम से, क्योंकि ये 2027 जीतने का प्लान कर रहे हैं, हैट्रिक बनाने का दम भर रहे हैं, आप बताइए इनके हैट्रिक रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, ये बताइए ना, और कैसे रोकेंगे? मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि अगर भाजपा ने चुनावी प्रबंधन की टीम बनाई है तो वो ये जाने, लेकिन सवाल तो ये उठेगा जरूर कि इनकी सरकार और इनका संगठन क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं नहीं करते? जनता के मुद्दे तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अच्छा हो कि इनके संगठन के लोग आगे आए, अच्छे लोग भी हैं, आगे आए, वो सरकार से सवाल जरूर करे कि इतना भ्रष्टाचार, इतना अपराध, ये सब क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, किसान क्यों परेशान है? तो आखिरकार सवाल कब पूछा जाएगा? हम तो एज अ विपक्ष काम कर ही रहे हैं। संगठन का जो असली काम है वो अपने पार्टी के बड़े नेताओं को ये बताना भी तो है कि जनता में हाहाकार किस बात का है। अगर सरकार सही काम नहीं कर रही है तो ये काम तो संगठन का है। चले, मैं लौटा हूं, मैं एसएन सिंह साहब से ले लेता हूं। सिंह साहब देखिए, आप यही कहेंगे कि ये टीम हमारी मजबूत है, हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा, क्षेत्रीय संतुलन, ये सब सारी बातें आप सही कहेंगे, लेकिन एक बड़ी बात है राजीव रंजन साहब ने भी उठाई और उसमें मुझे भी लगा सर, अब जैसे क्योंकि बीजेपी में संगठन बहुत मजबूत माना जाता है कि आप संगठन मजबूत तो सरकार मजबूत, और ये संगठन मजबूत तो सत्ता भी दिलाता है, लेकिन एक नाम पूजा पाल, चलिए आप राजनाथ सिंह के बेटे, आपने दूसरे बेटे को भी लॉन्च कर दिया, वो ठीक है, आपका भाई वो बाकी चीज़ों को देखते हैं, अवध में काम करते रहे हैं, राजनाथ सिंह की अनुपस्थिति में वो उनका सारा काम देखते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है पूजा पाल, वो तो समाजवादी पार्टी से आए, उन्हें क्या संगठन की पता है, उन्हें क्या संगठन की नब्ज, और उनको वो कैसे चलाएंगे? बाकी अगर और अपनी पार्टी के जो कैडर है, जो दरी पट्टी बैनर पोस्टर लगाता रहता, उनमें से किसी को उठा के देते तो फायदा नहीं होता उसका। अच्छी बात से देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे सवाल पूछे जाने तो ये अंदर की बात बताइए ना कि ये क्यों पूजा पाल को क्या साधने के लिए क्यों किया गया, मतलब ये बताइए। तो रखिए, सरकार आपने सवाल पूछा और आपने कहा बहुत सारी चीजों को आपने खुद बता दिया, रखिए बता। पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी सांसद पर सुंदर निर्णय लिया गया और जो नई टीम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की घोषित की गई है, जी न्यूज के चैनल के माध्यम से
सभी लोगों को बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने एक सुंदर और सार्थक निर्णय लिया। अब हम आपके चर्चा पर आते हैं। निश्चित तौर पे आप देखे होंगे इसमें सभी का ध्यान रखने की बात की जाती है कि हमारे दो प्रश्न खड़े किए गए। एक हुआ कि इससे होता क्या है, सब तो मोदी जी और योगी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है। नहीं, कोई भी मकान बनाने के लिए जयप्रकाश जी आप बताइए कि अगर मकान बनानी होती है तो उसमें ईंट की भी आवश्यकता होती है, उसमें गारे की भी आवश्यकता होती है, उसमें बहुत सारी ऐसी सामग्री की आवश्यकता होती है कि एक मजबूत मकान बने। और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, संगठन के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसमें सब समाज को ध्यान में रख के लिया गया है कि एससी समाज के 7 लोग, एसटी समाज से 1 लोग, ओबीसी समाज से 16 लोग, 13 महिलाएं भी शामिल होती हैं, ठाकुर समाज के 6 लोग, ब्राह्मण समाज के 7 लोग, भिल्लार समाज के 4 लोग, वैसे तीनों श्रीवास्तव है। वो इसलिए होता है कि एक प्रतिनिधित्व होता है कि सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी धर्म, सभी क्षेत्र उसमें समाहित रहे। इसको पार्टिसिपेशन कहते हैं, सहभागिता हो। मुझे लगता है वास्तविक भाव से सभी लोग काम करते हैं और संगठन के लिए कार्य करते हैं, पार्टी के लिए कार्य करते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि किसी भी व्यक्ति को आप डाल देते, नहीं साहब, किसी भी व्यक्ति को नहीं डालते। वो सभी लोग संगठनात्मक क्षमता रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है, आप देखे होंगे कुछ योगी आदित्यनाथ जी साहब, चलिए वो ठीक है, आप देखिए वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक है, अब वो आपके यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष बनेगी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? उनको, उनकी क्या दक्षता, चलिए बता दीजिए। क्या वो क्या कोई कौन सी पाठशाला करके आई है बीजेपी के पास? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षता के हिसाब से ही काम करती है। दूसरे का नजरिया अलग हो सकता है, अगर उसको नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुझे समझा दीजिए ना, यहाँ जो बीजेपी कार्यकर्ता कि भाई इन्होंने ऐसे काम किया, इतने कार्यकर्ता जोड़ दिए, पूजा पालने रहते हुए जैसी वो निष्कासित हुई और ऐसे कर दिया इन्होंने। चलिए आपके संगठन के लिए क्या कर दिया, चलिए ये बता दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी के लिए अनुपयोगी थी तो समाजवादी पार्टी की तो निष्कासित कर देना चाहिए थी, वो अनुपयोगी थी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, सभी लोग कहते थे कि संगठन की क्या जानकारी है, ये तो केवल लोकसभा जीते हैं, ये तो केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन आज देखेंगे 37 साल का इतिहास कौन बदलता है? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बदलते हैं। 37 साल का इतिहास बदलते हुए दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बनाया? विकास की सरकार कौन चलाया? अपराधियों पर बुलडोजर कौन चलाया? और जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर आगे कौन बढ़ा? सबके साथ सबके विकास का जो नारा था प्रधानमंत्री जी को, उसको लेकर आगे कौन बढ़ा? मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जो साहसिक निर्णय लेता है। चलो सिंह साहब, ये बताइए आप, ये पीडीए की जो काट है आप पर है, पीडीए का फॉर्मूला जो चला 2024 में, क्या आप इसे 2027 में काट पाएंगे? क्योंकि इसी टीम की जिम्मेदारी है। अब ये तो और अच्छा है। इसको तो आपको बताना चाहिए कि पीडीए मतलब पिछड़ा, पीडीए मतलब दलित, तो पिछड़े समाज का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री, एक दलित की बेटी आज देश का राष्ट्रपति, आज पिछड़े समाज का नेतृत्व 27 ओबीसी समाज के लोग हमारे केंद्र में कर रहे हैं। आज आपने देखा इस लिस्ट में भी कि ओबीसी समाज के 16 लोग नेतृत्व कर रहे हैं। ये सवाल तब उठता था ना जब परिवार के ही नाते, केवल सब परिवारवाद उसको कहते हैं कि परिवार के ही नाते मुख्यमंत्री बन जाए, परिवार के नाते ही मंत्री बन जाए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है, नेता का बेटा भी नेता बन सकता है। लेकिन चूंकि उस परिवार के हैं, मुलायम परिवार के हैं, इस नाते 28 लोग मंत्री बन जाएंगे। इसलिए कि आप गांधी परिवार के हैं, इसलिए 99 चुनाव हारने के बाद भी आप ही के पीछे सब लोग खड़े रहेंगे। इसको योग्यता नहीं मानते। अब कोई भी व्यक्ति योग्य है, वो किसी का भी बेटा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। चलिए मैं कहूंगा, पूछे सवाल पूछे। जी, मैं लौटा हूं आपके पास, अभी लौटूंगा। राजीव रंजन है। राजीव रंजन, आपने ये पूरा देखा होगा, लेकिन एक बड़ी बात थी जब पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष, तो ये चर्चाएं होने लगी कि कहीं ना कहीं दिल्ली से चीजों को ऑपरेट करने के लिए इस तरह ऐसा हुआ है क्योंकि वो मोदी के करीब हैं, वो अमित शाह के करीब हैं। लेकिन अब और सबसे बड़ी बात है, एक दबदबा देखा जाता। आपको क्या लग रहा है, क्या पंकज चौधरी के ज्यादा लोग हैं? आपको लग रहा है कि योगी जी के ज्यादा लोग हैं, यहाँ की ज्यादा चली, वहां की चली? इसको कैसे आप विश्लेषण करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश में हो या किसी अन्य राज्य में भी हो, दिल्ली के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।
कोई भी टीम बनेगी, कोई भी ऐसी चीज बनेगी तो दिल्ली की छाप उस पर निश्चित तौर पर रहेगी। जहां तक पंकज चौधरी जी की बात है, पंकज चौधरी 8 बार के सांसद, 1991 से जनप्रतिनिधि रहा वो आदमी। एक छोटी छोटी चीज़ों को उनकी पकड़ है। उन्होंने एक संतुलित टीम बनाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे दबाव ऐसे रहे और दबाव काम भी किए, कुछ दिल्ली के दबाव में कुछ निर्णय भी हुए, ऐसा टीम से दिखता है। लेकिन ओवरऑल एक बैलेंस बनाने की कोशिश पंकज चौधरी ने किया और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में जहां पे कि परिवारवाद का भी एक तरीका है, हर चीज को देखना। नीरज सिंह की नियुक्ति आप देखिए, नीरज सिंह जी जैसा आदमी अगर यही समाजवादी पार्टी में होता तो अपनी राजनीतिक पारी सांसद बनकर शुरू करता। जी, पिछले 10 वर्षों से लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह नीरज सिंह ने काम किया। पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया, पंकज सिंह को हटा दिया कमेटी में से। तो भारतीय जनता पार्टी के चयन का अपना तरीका है। दबाव निश्चित तौर पर ऊपर से रहता है, संघ से रहता है, हर जगह से रहता है, लेकिन उसके बावजूद एक संतुलित टीम बनी है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए राजीव वदूत साहब, यही जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। राजीव वदूत साहब। नहीं, जी मैं यही कह रहा हूं कि मैंने तो पिछले राउंड में यही कहा कि देखिए अब संगठन तो देखिए एक पार्टी के अंदर जो बड़े नेता होते हैं बेसिकली उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होता है संगठन, और संगठन के अंदर किस नेता के कितने लोग हैं या कौन कितने समर्थक किस किस पद पर आए हैं ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन देखिए ये बात सच है कि ये जो संगठन बना है इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही संतुलित तरीके से सजोया है, पूरा इसमें संतुलन है। लेकिन ग्राउंड पे जब बात करते हैं तो ग्राउंड पे तो देखिए चुनाव की अगर बात करें, ग्राउंड की बात करें तो देखिए पन्ना प्रमुख और जो पार्टी का नेतृत्व है वही अहमियत रखता है, चाहे माननीय योगी जी हो, राजीव वदूत साहब, लेकिन एक बड़ी बात है ना, देखिए बीजेपी को संगठन के लिए, क्योंकि उसके संगठन ही उसकी ताकत माना जाता है अब, और संगठन में बीजेपी अब क्योंकि 2027 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं इन लोगों में दम तो होगा, तभी इन लोगों को जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, जो क्षमता रखते हैं लोगों को एकजुट करने के लिए, युवाओं को एकजुट करने के लिए, बहुत सारी महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी ठीक ठाक नजर आ रही है, मुझे 13 से 14 महिलाओं की भागीदारी आ रही है अगर मैं पूरे टीम में देखूं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी इतनी, क्योंकि और यूपी जैसा राज्य, एक बड़ा राज्य, आप सिर पर चुनाव है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस तरह का कुछ चीजें रहेगी। और 2024 में तो देखिए इनकी हालत खराब हुई है यूपी में। वदूत साहब आपसे था, मैं बोलूं? हाँ जी। ये बात देखिए बात क्या है कि देखिए 24 में स्थिति जो खराब हुई उसका एक अलग मामला था। एक संविधान के ऊपर खतरा इस तरह की बात चली थी और उसमें दलित और ओबीसी समुदाय के लोग अग्रसर हो गए थे समाजवादी की तरफ। लेकिन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति पोलराइजेशन के ऊपर ही है और भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति की मास्टर है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का चेहरा सामने है, केंद्र में मोदी जी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में एक बड़ा समर्थन मिलता नजर आएगा। हो सकता है तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी जीत जाए। लेकिन जहां तक बात संगठन की होती है, देखिए संगठन का जो महत्व था ना वो तब था जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी। जब वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का दौर था, उस जमाने में संगठन और नेतृत्व दो चीजें अलग नजर आती थी। उस वक्त संगठन में जो लोग होते थे बड़े कद्दावर होते थे, उनका बहुत बड़ा वर्चस्व होता था। आज के समय में अगर आप देखिए तो हमें शायद नितिन नवीन या पंकज चौधरी के अलावा किसका नाम संगठन में नजर आता है? संगठन के लोग ना ही बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, सरकार के पास पावर होती है, सरकार में जो लोग हैं वो पावरफुल नजर आते हैं, संगठन में जो लोग हैं पावरफुल नजर नहीं आते। जबकि 2014 से पहले संगठन पावरफुल नजर आता था। तो अब थोड़ा सा फर्क आया है क्योंकि पिछले 14 के बाद से उत्तर प्रदेश कहें या देश कहें, जो राजनीति पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आइडेंटिटी ओरिएंटेड कर दी है। देश में
मोदी जी है, फिर देश में योगी जी है, और इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होता है, तो कोई खास मायने नहीं रखता। चलिए, लेकिन बिल्कुल मैं हाँ, अभिमन्यु त्यागी जी, होता है। अभिमन्यु त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए एक टीम पर बहुत निर्भर करता है। टीम तैयार हो चुकी है, आपने देखा सरकार में भी जो चीजें बदली, जो मंत्रालय बदले, वो आपने देख लिया, विस्तार जो हुआ, अब इन्होंने चुनाव की भी रणनीति कर ली। आप लोग कहां खड़े हैं? आपकी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं? और आपको लग रहा है कि 2027 के चुनाव में इनको वनवास मिलेगा, आप लोगों की वापसी हो सकती है? ये इशारा तो लोकसभा चुनाव में जनता ने दे दिया है, और अगर उसी आधार पर चुनाव हुआ, वैसे नाराज तो जनता उससे भी ज्यादा है, तो ये लोग तो हार चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, और एनडीए अलायंस की क्या है, वो सबके सामने है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने मीटर उखाड़ के फेंके थे पिछले दिनों, प्रीपेड मीटर, और उसी तरह से जनता अब इनको उखाड़ने जाने वाली है, उखाड़ देगी, और निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस की, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही। जी, सिंह साहब सुना आपने? बड़ी अच्छी बात है। आप अगर अंग्रेजी के पेपर होगा और मैथ्स का जवाब देंगे, आज सवाल जवाब किस बात से होता है, भाई बहुत सारी चीजों पे आप डिबेट करते हैं, जयप्रकाश जी, उस पर जवाब देना चाहिए। आज इनसे आपने पूछा कि भाई आज मुलायम, तो आप भी बात कीजिए ना, 2024 में क्या हुआ था? आप चुप क्या आपको क्रोध आ गया क्या? बहुत धैर्य से सुनता हूँ। मुलायम सिंह जी के परिवार का कोई भी व्यक्ति, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, आप कहाँ से सुन रहे हैं? बनेंगे, मैं तो लेकिन दूसरी मैं बार ही बोल रहा हूँ, देते हुए कहता हूँ कि आज के एक दिन पहले तक एसएन सिंह को भी नहीं पता था कि कौन रहेगा कौन जाएगा। ये सिर्फ नेतृत्व जो तय करता है, जिसको जो जिम्मेदारी देती है वो निभाती है, लेकिन हैसियत है क्या, हिम्मत है क्या कांग्रेस में कि राहुल गांधी जी को कोई हटा देगा? हैसियत है क्या, हिम्मत आप है मोदी जी को हटा दीजिए, आपको जी को हटा दीजिए, नजरअंदाज कर देगा। आरएसएस का संचालक आपका नहीं होगा क्या? आप हटा दीजिए, दलित को बनाइए। उनकी प्राइवेट आप क्यों नहीं दलित को बनाते हैं? जो भैया ही सिर्फ ठाकुर समाज के व्यक्ति बने थे, संचालक, आप क्यों नहीं ब्राह्मण के अलावा बना देते हैं? आदरणीय आप मोदी जी को फिर हटा देते हैं। बड़े बड़ी बातें यहाँ बैठ के कर रहे हैं। राहुल गांधी को हटा दीजिए, वो लड़ाई लड़ाई लीडर ऑफ आपकी बातों को आप चेतावनी दीजिए ना, जो काम नहीं कर रहे हैं। पक्ष का प्रवक्ता नहीं भाई, भ्रष्टाचार और हाहाकार मचा हुआ है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, आपको ये लगेगा कि इंग्लिश का पेपर है, आपको अच्छा लगता है इस तरह का डिबेट? आप इसके बारे में भी तो बात कीजिए। जयप्रकाश जी, आपको अच्छा लगता है इस तरह का डिबेट? आप डिबेट नहीं कराते हैं क्या? नहीं, रखिए सिंह साहब, सुन रहा हूं मैं, अब थोड़ा बहुत तो काउंटर होता है ना सिंह साहब। बेरोजगारी पे भी कराते होंगे, महंगाई पे भी कराते होंगे, चुनाव में लोग मंच भी सजाते होंगे, लेकिन सब मतलब इनके चरित्र जयप्रकाश जी, जब जो चीज आप क्या बात कर रहे हैं के बातचीत जनार्दन होती है जयप्रकाश जी, और जनता तय करती है कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। इनके बुरे कार्यों का नतीजा मिल गया। अब छटपटाने से फटपटाने से कुछ होने वाला नहीं। आपके बुरे कामों का नतीजा लोकसभा में मिल गया, आपके हिसाब से जनता 2024 में आपको नतीजा मिला है, जी ने अब आप इतना बोल रहे हैं। विश्वास के 12 साल विकास के, 12 साल जन कल्याण कार्य के, ये कोई छोटी बात है क्या जयप्रकाश जी? जिस घरों में अंधेरा रहता था आज वहां से उजाला हो गया, ये कोई छोटी बात है कि ऐसी हमारी बहनें जो शौचालय के लिए मोहताज हुआ करती थी, आज उनको भी शौचालय देने का कार्य किया। ये कोई छोटी बात है कि बहुत सारे। तो सिंह साहब, अब हैट्रिक लगा देंगे आप यूपी में या नहीं? जाते थे, आज चर्चा इस पे नहीं हो रही है। साहब, आज चर्चा अब हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं? कि हम मजबूत टीम के साथ आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर रहे हैं। देश में 22 राज्यों में इन्हीं नीतियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, और कमजोर विचारधारा के लोग एक। चलिए सिंह साहब, आपकी नई टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं सिंह साहब की क्या आपकी नई टीम ये जीत दिला पाएगी, नहीं दिला पाएगी 27 की, जो आप हैट्रिक की बात कर रहे हैं, तो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांग उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।